देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री में। हम पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं रिएक्शंस के बारे में। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये पहला पार्ट था जो पूरा हो गया था। आज हम लोगों को पढ़ना है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेसेज एंड साल्ट। तो ये जो अम्ल, क्षारक और लवण, इसके विषय में हम लोगों को जानना है, पढ़ना है। तो एसिड क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं? एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, सावर। समझे कि ना? तो ग्रीक वर्ड में एसिडस शब्द से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी जिसका क्या होता है? एसिडस मीन्स सावर होता है, खट्टा होता है। तो कहता है कि अम्ल वैसे यौगिक होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। नीला लिटमस को लाल करता है। धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन देता है। जल में जो है घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये सभी जिसमें ये गुण होता है वो एसिड कहलाते हैं। एसिड दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड जो प्रबल अम्ल है, अम्ल जो होता है, सबसे पहले इसमें एसिड में हम लोग जाने, एक होता है सबल अम्ल, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है दुर्बल अम्ल। ये सबल हो गया, ये दुर्बल हो गया। दुर्बल माने कमजोर। वीक एसिड। दुर्बल अम्ल जो होता है कमजोर होते हैं। सबल अम्ल में इसके उदाहरण कौन कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ये ज्यादा रिएक्शन करता है धातुओं के साथ और ज्यादा प्रभावित जो है ये करता है किसी चीज के साथ रिएक्शन करके। लेकिन वीक एसिड जो है उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है और ये ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होते। स्ट्रॉन्ग एसिड में प्राय खनिज अम्ल आते हैं। खनिज अम्ल का जो नाम है वह है आपको नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। अब इसका सूत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे? HNO3। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको गंधकाम्ल कहते हैं। इसको हिंदी में गंधकाम्ल, अंग्रेजी में सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाएगा। H2SO4। और तीसरा होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको नमकाम्ल भी बोलते हैं। हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, जिसको अंग्रेजी में लिखेंगे हाइड्रो
क्लोरिक एसिड और लिखेंगे HCl। तो 3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं मुख्य रूप से। ये खनिज अम्ल भी कहलाते हैं, ये मिनरल एसिड कहलाते हैं, जिसको H2SO4, नाइट्रिक एसिड और उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के भी नाम लिखना है। वीक एसिड में कौन कौन आता है? वीक एसिड में आता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड अंग्रेजी में कैसे लिखे, और उसका जो सूत्र होता है CH3COOH। उसी तरह से कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, इसका कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसी तरह से और भी एसिड्स होते हैं वीक एसिड। फॉर्मिक एसिड हम मानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड माने फॉर्मिक अम्ल, अंग्रेजी में लिखेंगे फॉर्मिक एसिड। सूत्र होता है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड। तो 3 हम उदाहरण दिए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का, 3 उदाहरण दिए हैं वीक एसिड का। देखिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को हाथ पर नहीं ले सकते हैं या मुंह में चख नहीं सकते हैं जीभ से, लेकिन ये सब एसिड को आप चख सकते हैं। आप इमली खाते हैं ना, इमली खाते हैं, खट्टा लगता है। नींबू खाते हैं, साइट्रिक एसिड होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। नींबू को रस निचोड़ करके आप पीते हैं, पानी में डाल के चाहे ऐसे भी चूसते हैं, तो साइट्रिक एसिड है। आप आंवला खाते हैं तो उसका रस जो होता है वो खट्टापन पर होता है, तो उसमें होता है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, तो वह भी जो है वीक एसिड है। आपके शरीर को, आंत को, डाइजेस्टिव सिस्टम को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यदि थोड़ी मात्रा भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड का ले लें तो हमारा मुंह जल जाएगा, हाथ पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा, हाथ को छेद कर देगा। समझ गए? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो है बहुत सावधानी रखनी होती है, उसके कुछ काम जो करते हैं। तो हम लोग जान गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या परिभाषा पहले बताया, उसके हमने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है और वीक एसिड कौन कौन होता है। अलग अलग विभिन्न प्रकार के फलों में अलग अलग जो होता है आपको एसिड पाए जाते हैं, इसको हम आपको बताएंगे बाद में। आपको हमने बता दिया है कि इमली में जो है आपको कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। उसी तरह से सिरका में जो है एसिटिक एसिड होता है, संतरा में साइट्रिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसी तरह से दही है, दही खट्टा होता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, तो दही का खट्टा होना लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, तो दही में होता है लैक्टिक एसिड। उसी तरह से नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। चींटी के डंक में
फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये सब चीज जो है याद रखना है। गुआवा में ऑक्जेलिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है, और मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड होता है, चाय में टैनिक एसिड होता है, समझे। तो ये सब चीज जो है याद रखना है कि किन भोज्य पदार्थों में कौन सा एसिड होता है, किन फलों में उस चीज को याद रखना है। खाली फल में ही एसिड नहीं होता। अभी हमने बताया कि चींटी के जो डंक होता है या दर्द जो करता है काटने से, वह फॉर्मिक एसिड के चलते होता है। उसी तरह से वो तो फल नहीं है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि दही है, तो दही फल थोड़ो है, तो भोज्य पदार्थ है, दूध से दही बनता है। लैक्टोबैसिलस और स्टेफिलोकोकस के बैक्टीरिया के प्रभाव से वो दही में कन्वर्सन होता है। तो वो जो है फल नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है फलों में ही पाए जाते हैं एसिड, समझ गए ना। जो ज्यादातर जो वीक एसिड है वो फलों से प्राप्त होता है, रसदार फलों से। तो हम लोग जो है जान गए हैं कि कौन कौन से जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब जो है हम लोग को बेस के बारे में जानना है कि बेस की परिभाषा जाने, फिर बाद में अलग अलग एक एक करके बताया जाएगा। बेस के बारे में भी जानिए। क्षारक किसको कहेंगे? क्षारक वैसे यौगिक होते हैं जो स्वाद में जो है तीखा होता है, कड़वा होता है, और ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और जल के साथ मिलने पर OH आयन देता है। क्षारक वैसे यौगिक होते हैं जो स्वाद में तीखा और लाल लिटमस को नीला कर देता है, और जल के साथ क्रिया करके OH आयन देता है। OH आयन जब देता है तो वैसे यौगिक को हम क्षारक कहते हैं। अब जो है हम लोग को क्षारक के एग्जाम्पल जानना है कि कौन कौन से क्षारक हैं। क्षारक के एग्जाम्पल में अब उसमें भी जो है आपको सबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होगा, समझे ना। इसका जो है ये क्षारक जो होता है बाय बेस, क्षारक जो होता है बेसेज, इसमें भी सबल होता है, सबल क्षार, अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरा होता है निर्बल, दुर्बल, दुर्बल लिखिए चाहे निर्बल लिखिए, दुर्बल क्षार, तो इसको हम कहेंगे वीक बेस। तो सबल क्षार के जो उदाहरण है वो आपको, इसका जो एग्जाम्पल है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सबल क्षार के एग्जाम्पल हैं। ये सबल क्षार के एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार से वीक जो क्षार होता है वह जो है कम प्रभावी होता है, कम रिएक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपको इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, इसका नाम भी दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ऑक्साइड। ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हो गया, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये दोनों क्षारक हैं, सबल क्षारक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, जैसे अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समझी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा CaOH2। और उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा MgOH2, MgOH2। ये सब जो है वीक बेस है, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस चीज को याद रखना है कि कौन होता है। अब देखिए, बेस जो होता है स्वाद में खारा या हमने कहा तीखा कड़वा होता है, ये सब जो है। अब जैसे साबुन है, चूना है, धोबिया सोडा है, खाने वाला सोडा है, बेकिंग पाउडर, ये सभी जो है वीक बेस है। कौन बेस है? वीक बेस है, कमजोर बेस है, निर्बल क्षार है। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं, अब आपको जानना है कि यानी अम्ल का सबसे मुख्य गुण यह है कि यह क्षारकों को उदासीन कर देता है। अम्ल का जो गुण है यह क्षारकों को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। एसिड्स आर दैट कंपाउंड विच न्यूट्रलाइज द बेस। समझ गए? एसिड वैसे यौगिक हैं जो क्षारक को उदासीन कर देता है। समझ गए? उदासीन में उसकी क्षारीयता को खत्म कर देगा। उदासीन का मतलब क्या हुआ? पहले जो क्षारीय था, अब एसिड के साथ जब संपर्क में आएगा तो उसका एसिडिटी खत्म हो जाएगा। अब वो माने लाल लिटमस को नीला नहीं कर पाएगा, वो सब उसकी गुण जो है खत्म हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो एसिड जो होता है, हम बेस की भी बात कर रहे थे, तो क्षारक जो होता है वह उसका जो गुण होता है कि वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, और लाल लिटमस नीला करता है और आम्ल से मिल करके उसको उदासीन कर देता है। आम्ल जो है बेस को उदासीन कर देता है। आम्ल जो है बेस से मिल करके, आम्ल जो है क्षारक से मिल करके उसको जो है उदासीन कर देगा। यानी क्षारक अम्ल से मिल करके अम्लीयता को उसको उदासीन कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके उसके गुण को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अम्ल मिलेगा क्षार से, अम्ल मिलेगा क्षार से, तो क्षार के गुण क्षारीयता खत्म कर देगा। क्षार मिलेगा अम्ल से, तो अम्ल के गुण को खत्म कर देगा क्षार। तो कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को नष्ट कर देते हैं, यानी उसके गुण को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं।
तो इसी को जो है उदासीन करने उसको उदासीन कर देता है। और दूसरी बात है कि उसके रंग में कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। सबसे प्रमुख गुण है कि वो उदासीन करता है। अब आपको जानना है कि सूचक किसको कहेंगे। इंडिकेटर, सूचक की परिभाषा। किसको कहा जाएगा सूचक। देखिए, सूचक को अंग्रेजी में, सूचक अंग्रेजी में इंडिकेटर कहेंगे। इंडिकेटर सूचक क्या है। सूचक वैसा पदार्थ होता है, सूचक वैसा पदार्थ होता है जो किसी दूसरे पदार्थों, आम्ल एवं अम्लीय क्षार के उसके रंग में परिवर्तन ला देता है या उसके गंध में परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम सूचक कहते हैं। सूचक वैसे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे अम्लों, क्षारों, उदासीन लवणों के साथ मिल करके उसके रंग में या उसके गंध में परिवर्तन ला देता है, तो वैसे पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। आप लोग जो है यदि हम बोलते हैं तो उस चीज को लिखना भी चाहिए, तब न याद रहेगा। हम लोग लिखेंगे है ये नहीं, तो हम लोग जो है सूचक की परिभाषा जानेंगे। आप कहता है सूचक के कौन कौन से प्रकार हैं। सूचक में लिटमस पेपर भी आता है। सूचक जो है लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर बनता है लाइकेन नामक प्लांट से बनता है। लाइकेन एक प्लांट होता है थैलोफाइट्स का, उसी से बनता है लिटमस पेपर। उसके बाद उसी लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। तो इससे दो तरह का लिटमस पेपर बन सकता है, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। दो तरह के पेपर बनते हैं और उससे फिर हम आप जो है एसिड और बेस का जांच करते हैं या न्यूट्रल जो कोई लिक्विड होता है तो उसकी जांच करते हैं। एसिड हो, साल्ट हो या न्यूट्रल जो होता है कोई लिक्विड माध्यम, तो उसको हम जांच करते हैं कि वो किस तरह का माध्यम का है। उसी रंग परिवर्तन से हम पता लगा लेते हैं, किसी का गंध से पता लगता है। तो सूचक के बारे में हम लोग जाने। इसके अलावे और भी सूचक हैं। एक है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सूचक है। एक का नाम है फेनोल्फथलीन, ये भी जो है सूचक है। ये सभी सूचक अलग अलग जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब देखिए कुछ प्राकृतिक सूचक भी होता है, जरा ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सूचक जो होता है उसके अंतर्गत जो है आपको, जैसे मान लीजिए कि हल्दी है, हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक है। हल्दी का चूर्ण कैसा होता है, पीला होता है। और उस हल्दी को यदि हम एसिड में डाल दें, कुछ में डाल दें, एसिड में डाल दें, तो उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो हल्दी के चूर्ण को यदि हम डाल देंगे एसिड में, कोनो एसिड, चाहे साइट्रिक एसिड हो चाहे कोनो एसिड हो, उसमें हम यदि हम डाल दें तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पीला रंग है घोल का, हल्दी का विलयन, तो येलो ही रहेगा। लेकिन यदि हल्दी का घोल को यदि हम
क्षार में डाल दें, बेस के घोल में डाल दें, साबुन के घोल में डाल दें, तो उसका रंग जो है लाल हो जाएगा, ब्लड जैसा हो जाएगा। यहां पर है हल्दी का चूर्ण, तो साबुन लेते हो इधर से, चाहे सरफ लेते आना जो कटोरी में, जल्दी आना 5 मिनट के अंदर। प्राकृतिक सूचक है हल्दी, तो हल्दी से भी हम किसी चीज के अम्लीयता और क्षारीयता का भी हम पता लगा सकते हैं। तो उसी तरह से चुकंदर है, चुकंदर जो होता है बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। लेकिन यदि उसको हम एसिड में डालेंगे, चुकंदर के काट के पतला पतला पीस बना करके हम एसिड में डाल दें, अम्ल में डाल दें, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही रह जाएगा। लेकिन यदि हम उसको बेस में डाल दें, बेसिक सॉल्यूशन में, तो उसका रंग जो है पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला। यदि हम चुकंदर के पतले पतले जो स्लाइस है, चिप्स है, उसको हम यदि एसिड में डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि हम उसको क्षारक जो सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन, तो उसमें यदि आप डालेंगे तो उसका रंग जो है कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो चुकंदर जो है गोभी है, फूल गोभी, लाल गोभी भी होता है, तो यह भी एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। नेचुरल जो है इंडिकेटर इसको कहते हैं, नेचुरल सूचक, प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। यदि आ जाएगा परीक्षा में कि प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आप लिखेंगे चुकंदर हो गया, हल्दी हो गया, है ना। उसी प्रकार से और भी होता है, प्याज होता है, लौंग होता है, सलजम है, लाल पत्ता गोभी, ये सभी जो है आपको प्राकृतिक जो है सूचक कहलाता है। क्योंकि ये अम्ल के साथ अपना रंग देता है या नहीं देता है, अपना जैसा होता है उसके अनुसार वो बदलाता है। क्षार के साथ भी रंग दे सकता है, कोई नहीं भी दे सकता है, रंग परिवर्तन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कोई गंध जो है अंतर कर देगा। जैसे मान लो कि प्याज है, प्याज में आप काटते हैं प्याज को, प्याज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। प्याज काटते हैं तो गंध आता है ना, तो प्याज काटते हैं तो उसका एक अपना गंध है। तो प्याज का जो गंध है, यदि उस गंध को अम्लीय विलयन में पहुंचा दिया जाए तो पर भी उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गंध देगा। लेकिन यदि हम क्षारीय विलयन में डाल दें उसके गंध को, तो गंध खत्म हो जाएगा। यदि हम उसको प्याज के गंध को पहुंचा दें किसमें? क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन कौन कौन हो सकता है? साबुन के घोल, सरफ के घोल, है ना, चूना का पानी, ये क्या है? क्षारीय विलयन है। आप जो सोडा, खाने वाला सोडा का भी जो उपयोग करते हैं, तो ये सभी जो है घोल बना ले तो वो क्षारीय विलयन है। देखिए हम आपको 1 मिनट के अंदर हम आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकल करके कि कैसे ये जो है देखिए इसका रंग जो दिखाई दे रहा है इसमें, हरा पीला रंग देख रहे हैं ना। नींबू अभी यहाँ नहीं है, आप अपने घर पर भी इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो ये हल्दी है, हल्दी जो है इसमें हम डाले हैं पानी में, तो इसका रंग जो है पीला हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम मिलाएंगे सर्फ, सर्फ मिलाएंगे। देखिए इसमें हम सर्फ मिला रहे हैं, या साबुन मिला सकते हैं,
साबुन का घोल भी मिला सकते हैं। देखिए लाल रंग का, देख रहे हैं, हो गया पूरा लाल। पहले कैसा था? पीला था, पानी में घोलने फिर पीला था। ठीक है, अब देखिए लाल हो गया। तो क्षारीय विलयन में यदि हम हल्दी के चूर्ण को घोल करके डाल दें या हल्दी के चूर्ण को डाल दें तो क्या हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा, खून जैसा, ब्लड जैसा हो जाता। तो क्या हुआ? हमने अभी देखे उसमें यदि हम नींबू के सॉल्यूशन में खट्टे विलयन में डाल दें हल्दी के चूर्ण को या हल्दी के घोल को पानी में घोल करके, तो उसका रंग पीला ही रहेगा। हल्दी का रंग या हल्दी के चूर्ण का रंग पीला होता है तो पीला ही रहेगा। लेकिन यदि उसको हम एसिड में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे तो पीले रंग होगा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि हम क्षार में डालेंगे, क्षार के विलयन, क्षारक माने बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो ये देखिए डाले हैं तो इसमें क्या हुआ? एकदम लाल हो गया है। लग रहा कि खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, साबुन, ये सभी क्या है? बेसिक नेचर का। कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का। तो आप लोगों ने एक छोटा प्रैक्टिकल भी आप लोग करके देख लीजिए। यदि हम इस प्राकृतिक सूचक, हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है, जिसको आपने अभी प्रैक्टिकली उस चीज को देख लिया कि पानी में डालने से पीला हो गया। लेकिन अम्ल नहीं होने के चलते उस प्रैक्टिकल को हमने नहीं दिखाया, लेकिन शर्त था, तो शर्त को भी हम उसमें डाल दिए थोड़ा सा हल्दी के विलयन में, या सर्फ का घोल डालिए, चाहे सरफिन खाने वाला सोडा डालिए, वो लाल हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में हल्दी का जो चूर्ण है वो लाल रंग देता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं कि प्राकृतिक इंडिकेटर जो है क्या होता है, उससे भी हम अम्लीयता क्षारीयता के गुण को डिवाइड करते हैं। हमने कहा था अभी कि प्याज में विशेष गंध होता है। अब वो गंध होता है, लेकिन यदि हम अम्ल में उस गंध को पहुंचा दें तो गंध देगा प्याज का गंध, लेकिन हम क्षार में पहुंचा देते हैं उस गंध को तो गंध नहीं देगा। यानी उस गंध को ऑब्जर्व कर लेता है, चाहे दूसरे चीजों में बदल देता है, गंध उसका समाप्त हो जाता है, गंध नहीं देगा। तो जब उस गंध को हम प्याज के गंध को पहुंचा दें क्षार में, बेसिक सॉल्यूशन में, तो गंध नहीं दे रहा, इसका मतलब वो बेसिक है। जिस विलयन में प्याज के गंध को पहुंचा दिया गंध नहीं दे, तो समझो कि क्षार है, क्षारीय घोल है। और जिस घोल में हम पहुंचा दिए और गंध दे रहा है, तो समझो कि वो अम्लीय जो है विलयन है। अम्लीय विलयन में भी वो गंध देगा, उसका गंध खत्म नहीं होगा, गंध में परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से जो है लौंग है, लौंग का तेल में एक विशेष गंध होता है। यदि हम उसको अम्लीय विलयन में पहुंचा दें लौंग के गंध को, तो गंध जो है उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्षारीय विलयन में और लौंग के गंध को पहुंचा दें तो उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गंध देगा ही। उसी प्रकार से वैनिला जो है एक प्रकार का सेंट होता है, विशेष प्रकार का उसमें गंध होता है। तो गंध को अम्लीय विलयन में डाल पहुंचाएंगे तो उसमें गंध परिवर्तन नहीं होगा, गंध में परिवर्तन नहीं होगा, यानी गंध देगा। और यदि हम क्षारीय विलयन में पहुंचा दें
तो उससे जो है गंध समाप्त हो जाएगा उसके अंदर। तो हम लोग जान गए हैं कि प्राकृतिक सूचक के बहुत सारे उदाहरण हमने बताया है, और एक को हम प्रैक्टिकल करके भी आपको हमने दिखाया है। लिटमस पेपर नहीं है यहाँ, नहीं तो अभी हम लिटमस पेपर का भी पहले हम लगता दिखाए थे। नीला लिटमस को डालेंगे अम्ल में, एसिड सॉल्यूशन में, तो लाल हो जाता है। लाल लिटमस को डालेंगे क्षारीय विलयन में, तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये सभी जो है आपको सूचक है, समझ गए ना? अब आपको जानना है, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था। आर्हेनियस, समझ गए? आर्हेनियस जो है एक साइंटिस्ट था, आर्हेनियस नाम का। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था जिसने बतलाया अम्ल और क्षार की परिभाषा अलग ढंग से। आर्हेनियस में रा भी रह सकता है, नहीं तो हाथ लिख करके रेप दे दीजिएगा तो हो जाएगा आर्हेनियस। तो आर्हेनियस जो साइंटिस्ट था, आर्हेनियस साइंटिस्ट का कहना था कि यदि किसी अम्ल को यदि हम जल के संपर्क में लाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन देगा। एसिड्स आर दैट कंपाउंड which liberate hydrogen ion in presence of water molecules। मान जल की उपस्थिति में अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है, पर्याप्त मात्रा में देगा हाइड्रोजन आयन। उन्होंने कहा यानी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, वीक एसिड रहेगा तो हाइड्रोजन आयन उतना नहीं देगा जितना आपको तेजी से हम स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। उन्होंने कहा कि क्षार, जैसे देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, एसिड है आपको HCl है, HCl है तो यहाँ पर H2O लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा H आयन और जो Cl आयन हो गया। तो ये आर्हेनियस के अनुसार जल के संपर्क में HCl जब रहेगा तो जल HCl टूटेगा, जल नहीं मिलेगा तो HCl अपना अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा। समझे? जल के में डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोराइड आयन बनता है। उसी प्रकार से आपको HNO3 है, यह भी जो है जल के संपर्क में आने पर H आयन प्लस NO3 आयन देता है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन आयन जो दे रहा है एसिड है, ये अम्ल है, तो हम इस चीज को जान गए। उसी तरह से H2SO4 होता है, H2SO4 जो होता है, H2SO4 ये भी जल की उपस्थिति में 2H आयन प्लस सल्फेट आयन देता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये तीनों जल के संपर्क में आने पर ही हाइड्रोजन आयन दे रहा है। यह आर्हेनियस का कहना था कि अम्ल वैसे यौगिक हैं जो जल के साथ मिलकर या जल के संपर्क में होने पर क्या कहता है, जल में घुल करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है? अम्ल वैसे यौगिक है जो जल में घुल करके कौन सी देगा, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। क्षार वैसे यौगिक हैं, उनका क्षार की परिभाषा क्या है कि क्षार के संबंध में उन्होंने कहा कि क्षार वैसे यौगिक हैं जो जल में घुल करके OH आयन देता है। देखिए अब मान लीजिए कि NaOH है, अब ये जल में घुलेगा H2O में तो बनेगा Na आयन प्लस OH आयन। ये OH आयन जो है
इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलेंगे। कौन आयन? हाइड्रोक्सिल आयन बोलेंगे। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। यानी क्षार वैसे यौगिक है, KOH का देखिए KOH H2O है, जल से मिलकर के ये बनाएगा K आयन प्लस OH आयन। तो यहाँ जो है OH आयन जो देख रहे हैं ये हाइड्रोक्सिल आयन है। समझ रहा बात? नहीं समझ रहा? उनका जो कहना था आर्हेनियस का जो परिभाषा है अम्ल और क्षार का, वो ऐसे है। अम्ल वैसे यौगिक हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। जगह परिभाषा है अम्ल के बारे में दिया उन्होंने। कोई भी अम्ल हो, चाहे माने स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, दोनों ही जो है आपको हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे देखिए हम लिख देते हैं CH3COOH, ठीक है। अब ये जो है जल में घुलेगा, तब घुलेगा तो बनेगा H आयन प्लस CH3COO आयन। तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ भी हाइड्रोजन आयन बना है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले बोल चुके हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन, ये सब बता चुके। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, दोनों ही जो है जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन आयन देगा, अब वीक एसिड जो है निर्बल जो अम्ल है, कमजोर अम्ल, तो धीरे धीरे जो है हाइड्रोजन आयन देगा। हाँ, क्षार वैसे यौगिक है, सबल क्षार चाहे दुर्बल क्षार, जल में घुल करके OH आयन देगा तेजी से, तो सबल क्षार हो गया। आज निर्बल जो क्षार होगा वो धीरे धीरे OH आयन देगा। समझ गए? अब जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, देखिए ये सबल है, स्ट्रॉन्ग, ये माने स्ट्रॉन्ग बेस है। अब निर्बल क्षार में मान लीजिए कि MgOH2 है, ठीक है, MgOH2, MgOH2 है, तो मैं इसे जल में घुलेगा ये भी H2O, और जल में जब घुलेगा तो Mg आयन प्लस OH आयन बनेगा। 2 माइनस पर में रहेगा, 2 प्लस एलिमिनेशन पर, तो 2 माइनस, 1 माइनस रहेगा OH पर, और आगे 2 लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का भी 2 एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो लूज करता है तो उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला चाहिए ना। तो यहाँ जो है OH जो होता है एक साथ 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 2 OH रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ जो हम लोग जान गए कि ये वीक बेस है, जल में घुलेगा, तेजी से OH आयन नहीं देगा, धीरे धीरे देगा। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ये है वीक बेस आर्हेनियस के अनुसार। इसको यदि हम जल में घोलते हैं तो ये Ca आयन प्लस 2OH आयन देगा। तो इस तरह से हम लोग जान गए हैं आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार, एसिड और बेस का डिफिनेशन। समझ गए? तो उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक एग्जांपल और लिख देते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी वीक बेस है,
NH4OH जल में घुलेगा तो बनाएगा NH4 आयन, एक प्लस रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और प्लस OH आयन, एक माइनस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा OH। यानी क्षारक बेस वैसे यौगिक हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देता है। यदि तेजी से देगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, धीरे धीरे OH देगा तो वीक बेस। तो हम लोग जान गए हैं आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार एसिड और बेस का डिफिनीशन। अब हम लोग को जानना है कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम जो है आपको एक चीज बतला रहे हैं कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन है, नियम क्या है, धातु के साथ अम्ल की क्रिया, धातु के साथ अम्ल की क्रिया कहने का मतलब है when acid react with metal then produce after the reaction हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जब धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, एक सिद्धांत है। तो हम लिख सकते हैं मेटल प्लस एसिड बराबर इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे, तो कहने का मतलब इसमें ये है, कहता है कि यदि डाइल्यूट एसिड को H2SO4 को यदि हम जो है जिंक ग्रेन्यूल से हम क्रिया करावें तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा। समझ गए। यदि कहता है जनरल जो ये थ्योरी है, कोई भी मेटल एसिड से क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। याद रखना है, एसिड जो है मेटल से क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस चीज को एक नियम है, उसको याद रखेंगे। कहता है कि मेटल प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ गए। एक ये नियम है, फॉर्मूला समझिए। किसी भी मेटल को प्राय एसिड से जब क्रिया कराया जाता है, प्राय मेटल, कोई भी मेटल, मोस्टली जो मेटल है एसिड से रिएक्शन यदि करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे मान लीजिए कि जिंक है, Zn, आप प्लस एसिड ले लेंगे H2SO4, डाइल्यूट किया जाएगा जनरली, कहीं कहीं कंसंट्रेटेड भी लेना पड़ता है। तो डाइल्यूट H2SO4 से जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसी तरह से जिंक की क्रिया हम HCl से कराएं, जिंक क्लोराइड बनेगा सर और हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसी तरह से जिंक की क्रिया हम जो है HNO3 से करा दें तो जिंक नाइट्रेट साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब जानिए कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है कैसे होता है। अब मान लीजिए कि ये जो परख नली है
इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल है, माने जिंक है इसमें, तो जिंक ग्रेन्यूल है, जिंक का टुकड़ा है, जिंक नेल्स कह सकते हैं। अब इसमें मिला दिए हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट माने तनु पतला, डाइल्यूट H2SO4। अब इसमें जो है कॉर्क लगा है, इसमें से एक डिलीवरी पाइप निकाले हैं। इस डिलीवरी पाइप को हम पहुंचा देंगे एक जो है नाद में, जिसमें साबुन का घोल है, बची का इस नाद में साबुन, सोप सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन? सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल बना के उसमें इस डिलीवरी पाइप को, निकास नली को उसमें पहुंचा देते हैं। कहिएगा सोप सॉल्यूशन सर क्यों पहुंचा है उसमें? पता लगाने के लिए कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन दूसरा उपाय है, हम देखो ये उपाय बता रहे हैं। आप इसमें साबुन का घोल लगाए हैं ना, तो गैस जब निकले, दोनों रिएक्शन करेगा, ये जिंक और H2SO4, तो हाइड्रोजन गैस देगा, तो यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा। साबुन के बबूल से माने आदमी वो करके गोल सा रचना बना देगा, बबूल के अंदर में हाइड्रोजन गैस होगा, इस तरह से गोल गोल बबल निकलेगा, और यहाँ पर जलती संठी ले जाएंगे माचिस की तिल्ली, तो बहुत तेजी से पप साउंड के साथ वो जलेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा? जलेगा। इससे सिद्ध होता है कि जिंक ग्रेन्यूल को H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा उपाय है, देखिए इसके, अब इसको हम नाद जो है ऐसा लेंगे जिसमें जल है भरा हुआ, और उसमें एक सेतु होता है, सेतु। अब ये देखिए, ये सेतु है, इस सेतु के ऊपर गैस जार है, ये है गैस जार, गैस जार में जल है, अब इस नाद में भी जल है, सोप सॉल्यूशन का हटाइए, तो यहां वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से हाइड्रोजन गैस जमा होता है। हाइड्रोजन गैस जल में घुलनशील नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील है, इसलिए कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना है तो उसमें जल का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ जल जो लिए है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कराएंगे HCl से, तो CO2 गैस निकलेगा, तो जल विस्थापन विधि से जमा नहीं होगा, हवा के विस्थापन से जमा होता, समझ गए? तो यहाँ हाइड्रोजन गैस जमा हो रहा है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से। जल, ये जो गैस जार है, गैस जार का जल है जो बाहर निकलेगा, नीचे जाएगा नाद में, और इसमें से जो गैस निकलेगा वो इसमें जमा होगा। ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें कौन गैस है? H2 गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस पूरी तरह से जब भर जाएगा तो इस गैस जार को सावधानी से निकालेंगे, उसको ढक्कन लगा करके इस गैस जार को हम निकालेंगे सावधानी से, ये इस तरह से उसके मुंह पर जलती हुई संठी ले जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो संठी जब ले जाएंगे तो माचिस की तिल्ली और तेजी से जलने लगेगा, पक साउंड के साथ जलेगा, ऐसे नहीं जलेगा, ये पूरा जो है माने ब्लास्ट होते हुए जलेगा, पक साउंड के साथ ही जलेगा, समझ गए? कौन गैस है इसमें? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बड़ा खतरनाक गैस है, ये नहीं है कि ऑक्सीजन गैस है तो आराम से जलेगा तेजी से, समझ गया? तो आज हम लोग जो है सीखे हैं अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, और क्षार के विषय में बताएंगे बाद में, और उसकी विशेषता बताए हैं, कौन कौन तरह का अम्ल होता है, किस में पाया जाता है, इस चीज को बताए हैं, कुछ और बाद में भी बताएंगे उम्मीद है। और फिर हमने जो है उसके गुणों के बारे में बताए हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में बताए हैं, है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और हमने आज जो है एक नेचुरल इंडिकेटर का भी
प्रैक्टिकल जो है आपको करके हमने दिखाया है। अब नेक्स्ट डे होगा। थैंक्स।